जी हाँ, डिफ्यूजन नेक्स्ट। इसको हम हिंदी में कहते हैं विसरण। आपने ऑस्मोसिस में पढ़ा है कि मूवमेंट ऑफ डाइल्यूट टुवर्ड्स द कंसंट्रेट through the semi permeable membrane, but here in diffusion the condition is reverse. Here the movement takes place from concentrated phase to dilute phase, but no SPM required. यहां पर कोई SPM नहीं लगेगी। डिफ्यूजन क्या चीज होता है? द मूवमेंट ऑफ materials from the concentrated phase to dilute phase. No SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लगेगी। द प्रेशर with which diffusion takes place दो बातें यहां बताई गई। पहली, कंसंट्रेट फेज से डाइल्यूट की तरफ का जो मूवमेंट होता है इट इज नोन एज डिफ्यूजन, एंड द प्रेशर विद विच दिस टेक्स प्लेस इज नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर। मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड फेज टू डाइल्यूट फेज नोन एज डिफ्यूजन एंड नो एसपीएम रिक्वायर्ड। इस पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए। जिस प्रेशर से डिफ्यूजन होगा ये क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन प्रेशर कहलाएगा। ध्यान रहे कि डिफ्यूजन जो होता है ये या तो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी है और या फिर ये गैसों की प्रॉपर्टी है। डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोस्टली गैसेज। किसकी है? डिफ्यूजन is the property of gases only, gases, but very dilute solutions also diffuse. सामान्य तौर पर डिफ्यूजन गैसों की प्रॉपर्टी है, परंतु बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो होते हैं यह भी डिफ्यूज करते हैं। जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं डिफ्यूजन इनमें भी होता है। लिखा, जिस प्रेशर से डिफ्यूजन होता है हम उसे डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं, डीपी। याद रहे कि जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है ये कंसंट्रेशन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि सॉल्यूशन अगर गाढ़ा अधिक है तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। जैसे ये हमारे हाथ में जो है ये स्टिक है इसकी पीओपी की, चाक की, ये सॉलिड है, इसका डिफ्यूजन नहीं होगा, इसके अंदर डिफ्यूजन होगा। एक ड्रॉप पानी डालोगे सन से एब्जॉर्ब हो जाएगा, डिफ्यूज हो गया। लेकिन कभी भी सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता। डिफ्यूजन इन सॉलिड इज पॉसिबल बट डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। जैसे लकड़ी है, इसमें आप पानी डालिए और डिफ्यूज हो जाएगा, लेकिन लकड़ी कभी पानी में नहीं जाएगी। जाएगी? नहीं जाएगी। सूखी हुई ईंट रखो, पानी डालो, डिफ्यूज हो जाएगी सन से।
पानी सोख लेगा। लेकिन कहो कि ईंट पानी में मिक्स हो जाए, ऐसा होगा क्या? नहीं, कभी भी सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता, डिफ्यूजन इन सॉलिड होता है। ये बात समझ गए? लिख लो इसको। हाँ, है एम्बिशन उसकी पहली स्टेज है वो डिफ्यूजन ही, लेकिन डिफ्यूजन की इनिशियल स्टेप जो होता है, उसका पहली ड्रॉप जो एब्जॉर्ब होती है, दैट इज नोन एज इम्बिबिशन। जब किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में पहली ड्रॉप एब्जॉर्ब होती है तो वो इम्बिबिशन है, वो उसकी इनिशियल स्टेज को बता रहा है इम्बिबिशन, लेकिन ओवरऑल प्रक्रिया डिफ्यूजन है। ठीक है, तो क्या करेंगे? डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज नॉट पॉसिबल, डिफ्यूजन इन सॉलिड पॉसिबल। ये नोट कर लेना कि डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड नॉट पॉसिबल, डिफ्यूजन इन सॉलिड इज पॉसिबल। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड नॉट पॉसिबल, डिफ्यूजन इन सॉलिड पॉसिबल लिखा। अब ध्यान रहे कि जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है डीपी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखेंगे। डिफ्यूजन प्रोपोर्शन, हाँ तो इनडायरेक्टली तो कहेंगे उसको, और क्या। इनवर्सली का मतलब इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि सीधा अनुक्रमानुपाती होता है, हिंदी में कहते हैं। तो डिफ्यूजन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेंशन करते चलेंगे, जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैव द हाई वैल्यू ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर। डाइल्यूट सॉल्यूशंस का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है, इसकी वैल्यू अधिक होती है। एंड द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। याद रखेंगे इसको, सब बताते चल रहे हैं। डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर देन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की अपेक्षा सॉल्वेंट का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है, ये ज़्यादा होता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं। द डिफरेंस ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड solution is known as the diffusion pressure deficit। और हम इसे DPD लिखते हैं। क्या लिखते हैं? DPD, diffusion pressure deficit, and that is equals to diffusion pressure of solvent minus diffusion pressure of solution।
डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम एक फिजिकल क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। सभी ने लिख लिया? डिफ्यूजन जो है ये गैसों की प्रॉपर्टी है या बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, और जिस सॉल्यूशन की डेंसिटी ज़्यादा होती है उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम होता है, डेंसिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे शहद है और पानी और एल्कोहल, तीन चीज़ें दी गई हैं, एल्कोहल है, शहद है और पानी है, तो इसमें सबसे डाइल्यूट कौन है? एल्कोहल है, और वोलेटाइल भी है वो, तो उसका डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा। वहाँ कोने में रखी हो, यहाँ पता चल जाएगा दारू रखी है कहीं पर। इत्र का जो महक होता है वो कैसे पता चलता है आपको? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कोने में इत्र की शीशी खोल दो, यहाँ बैठे रहो, महक आप तक पहुँचेगी, क्योंकि हवा में डिफ्यूज होकर आ रही है आप तक। लेकिन शहद वहाँ रख दोगे तो शहद वहाँ से चलकर यहाँ तक नहीं आएगी, समझ गए? उसमें जो उसका वोलेटाइल पोर्शन होगा वही आएगा हवा में। तो सबसे पहले शराब की स्मेल आपको मिलेगी, याद रखना। तो डेंसिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस सॉल्यूशन को ज़्यादा डेंस माना जाए उसका डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो कम होता है। सभी को समझ में आ गया? तो केवल पानी रखा हो इसका डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होगा, और चीनी का घोल रखा हो पानी में तो डिफ्यूजन प्रेशर शरबत का जो है वो कम होगा और प्योर वाटर का ज़्यादा होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहलाएगा। आप कहेंगे साहब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कैलकुलेट क्यों करना चाहते हैं? बताते हैं। दरअसल में डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का प्लांट सेल के रिस्पेक्ट में महत्व है। अब हम सीधे उसी पर चर्चा करने चल रहे हैं। किस पर? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का प्लांट के संबंध में क्या है मामला। तो अब एक साथ हम डिफ्यूजन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर इन दोनों को देखेंगे, ठीक है? आइए ये मिटा दे रहे हैं सारा। एक प्लांट सेल को अब हम पानी में रखते हैं, मान लो कि हमने एक प्लांट सेल ले रखा है, ये प्लांट सेल है, ये है एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। जब हम इसे पानी में रखते हैं, वाटर, और अंदर का सेल सैप है ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये इसकी मेम्ब्रेन है। अब होगा क्या कि ये बाहर जो है पानी है, वाटर, ये हाइपोटोनिक है, और ये है सेल सैप, दिस वन इज हाइपरटोनिक with respect to water. What will happen? You see that the water enters inside the cell. पानी जो है वो सेल के अंदर एंड ऑस्मोसिस की क्रिया से अंदर आएगा। क्यों आएगा? ऑस्मोसिस समझा चुके हैं। यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस विल एक्ट जस्ट लाइक द एसपीएम, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। ये सेल वॉल है, सेल वॉल डिफ्यूजिबल होता है, क्या नाम है, सेल वॉल से डिफ्यूजन पॉसिबल है, ये क्योंकि परमेबल होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल होती है, तो ये पानी को अपने अंदर आने देगी। अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस है तो बिकॉज ऑफ एंड ऑस्मोसिस वाटर एंटर्स इनसाइड द सेल, व्हाट हैपन देन? अंदर यहाँ पर जब पानी घुसेगा तो इस पानी का जो प्रेशर है वो पेरीफेरी की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। नहीं समझे आप? जब पानी इस सेल के अंदर आएगा
तो सेल पर एक दबाव बनेगा और वो पेरीफेरी की तरफ इंपोज करेगा। इस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं और सेल को टर्गर स्टेज में बोलते हैं। टर्गर का मतलब तना हुआ है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे आप गुब्बारे में फूंक मारकर हवा भरी है। जब आपने गुब्बारे में हवा नहीं भरा था तो उसकी मेम्ब्रेन कैसी थी? लचीली थी, फ्लैसिड थी। लेकिन उस गुब्बारे में जब आपने हवा भर दिया तो दीवार उसकी तन गई, अर्थात दीवार टर्जिड हो गई, टोनस हो गई। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जब इस सेल के अंदर पानी एंड ऑस्मोसिस के प्रोसेस से अंदर आएगा तो फिर यह पानी अंदर आ करके सेल मेम्ब्रेन पर एक दबाव पैदा करेगा। हम इस दबाव को टर्गर प्रेशर कहते हैं। और जब ये दबाव अपने पूरी फुल स्टेज में हो, पूरी एब्सोल्यूट कंडीशन में हो, हम सेल को टर्जिड बोलते हैं कि सेल इज इन फुल्ली टर्जिड स्टेट। तो यहां पर इस चीज को लिखेंगे, द सेल इज placed in water and osmosis takes place, and osmosis takes place, water enters its inside, water enters the cell, imposes a pressure towards the periphery known as टर्गर प्रेशर। हम इस प्रेशर को क्या नाम देते हैं? इट इज नोन एज द टर्गर प्रेशर। दिस वन, इट इज नोन एज द टर्गर प्रेशर। तो कह रहे हैं कि द सेल प्लेस्ड इन वाटर एंड ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। अगर हम सेल को पानी में डाल दें तो यहां पर एंड ऑस्मोसिस होगी। एंड ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से पानी इसके अंदर आएगा और इसकी मेम्ब्रेन पर पेरीफेरी की तरफ एक प्रेशर इंपोज करेगा एंड दिस प्रेशर इज नोन एज द टर्गर प्रेशर। हैं क्या कह रहे हैं? हाँ, किसमें हैं? हम कहाँ डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं? यहाँ डिफ्यूजन कहाँ आ गया? हम कह रहे हैं एंड ऑस्मोसिस हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन है ना, तो एंड ऑस्मोसिस हो रहा है? इससे पहले जब हम बताए थे तो उस पर फिर आएंगे, तब फिर बात करना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, एसपीएम, तो ऑस्मोसिस हो रही है। आप पेशेंस मत लूज करिए, जो बता रहे हैं पहले उस पर सुनिए, जब वो मुद्दा आएगा तो वहीं पर सवाल पूछ लेना। तो इस तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन आपकी है, इसके थ्रू एंड ऑस्मोसिस से पानी अंदर आया है। जब पानी अंदर आया तो ठीक उसी प्रकार जैसे गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी दीवार तन जाती है, ऐसे इसकी मेम्ब्रेन तनेगी, बिकॉज द प्रेशर इज इम्पोज्ड टुवर्ड्स द पेरीफेरी, मेम्ब्रेन पर इम्पोज कर रहा है। अगर यह प्लांट के बजाय एनिमल सेल होती तो फट जाती। ठीक उसी प्रकार जैसे गुब्बारे में हवा भरेंगे, अनलिमिटेड हवा भरेंगे तो दगेगा, धड़ाम से दग जाएगा। उसी प्रकार आपकी सेल फट जाएगी अगर एनिमल सेल होगी तो। जैसे आरबीसी है, इफ यू प्लेस द आरबीसी इन डिस्टिल वाटर, आफ्टर सम टाइम यू सी दैट इट गेट्स बर्स्ट। ये सेल बर्स्ट कर जाती है, फट जाती है, ये मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं हीमोलाइसिस हो गया। बात समझ में आया ना? हीमोलाइज कर गई सेल, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन नष्ट हो गया और मेम्ब्रेन फट गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके चारों तरफ सेलुलोज की सेल वॉल थोड़ो थी, पानी अंदर आया और प्रेशर बना और मेम्ब्रेन बर्दाश्त नहीं कर पाई, फट गई, सेल मर गई। इसलिए आरबीसी का घोस्ट तैयार होता है। जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे सेल में, तब हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के घोस्ट होते हैं। रेड घोस्ट होता है, वाइट घोस्ट होता है, रिजीलिंग घोस्ट होता है, ये सब बताएंगे। अभी तो हम प्लांट की बात कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन भागने लगती है तो बाहर से मजबूत दीवार है, क्या नाम है उसका? सेल वॉल। और सेल वॉल सेमी रिजिड है, रोकेगा, कहेगा दिमाग खराब है क्या? अंदर से प्रेशर बन रहा है, वो कहेगा रुको बताते हैं। तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर रिजिड बॉडी पर आप प्रेशर लगाएंगे
तो उतना ही फील करेंगे। दीवार पर सिर मारेंगे तो जितना तेज मारेंगे चोट का एहसास भी उतना ही ज़्यादा होगा। समझे कि नहीं? क्योंकि वो क्या है, दीवार एक रिजिड बॉडी है। ऐसा नहीं है कि आप मारोगे और दीवार गिर जाएगी। सांड के मारने से गिरती नहीं है, तुम्हारे मारने से क्या होगा? सांडवा मारता है उसकी सींग टूट जाती है, लेकिन फिर भी मारता है दीवार पर सांड। तो कह रहे कि रिजिड बॉडी पर जितना प्रेशर इंपोज करेंगे, द सेम एंड इक्वल इंटेंसिटी, वो जो प्रेशर होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में फील होगा। लेकिन यहाँ सेम और इक्वल इंटेंसिटी तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेल वॉल 100% रिजिड नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस परिवर्तन का विरोध करता है और बदले में अपोजिट डायरेक्शन में जो प्रेशर लगता है टर्गर प्रेशर के, उसको हम वॉल प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जस्ट रिवर्स टू द टर्गर प्रेशर, क्योंकि टर्गर प्रेशर किधर लग रहा है, वो सेल मेम्ब्रेन पर पेरीफेरी की तरफ लग रहा है। तो जस्ट रिवर्स, इसका जस्ट उल्टा होगा, जस्ट रिवर्स टू द टर्गर प्रेशर the pressure is also imposed by the cell wall known as the wall pressure। हम इसे क्या कहते हैं? हम इसी को वॉल प्रेशर कहते हैं। और यह वॉल प्रेशर सेल के अंदर पानी के आने का विरोध करता है। क्या कर रहा है ये सेल के अंदर पानी के आने का विरोध करता है। वॉल प्रेशर टर्गर प्रेशर के अपोजिट लगता है, एंड दिस अपोजेज द एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट सेल। लिख लिया? ये पानी के अंदर आने का विरोध कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा समय आएगा जब टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर क्या होगा हैं? फिर तो पानी आना ही बंद हो जाएगा। द टाइम विल कम when the turgor pressure and wall pressure get equal। एक ऐसा समय आएगा जब टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। द वाटर स्टॉप्स एंटरिंग द सेल, तब पानी सेल के अंदर आना बंद कर देगा। इस दशा में जो टर्गर प्रेशर है वो वॉल प्रेशर के बराबर हो जाता है। ऐसा कब होता है? जब पानी आना बंद हो जाए, या यूं कह लो कि जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो पानी का आना बंद हो जाता है। क्योंकि सेल जो प्लांट सेल होती है ये कभी बर्स्ट नहीं करती, क्योंकि इसको बाहर से सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट देने के लिए सेल वॉल होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्लांट्स में इनके सेल्स का आकार निश्चित होता ही नहीं, क्योंकि सेल का आकार निश्चित करने का काम सेल मेम्ब्रेन का नहीं है, किसका है? सेल वॉल का है। इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो शेप होता है प्लांट सेल्स का स्पेसिफिक, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेल वॉल, बिकॉज इट इज द रिजिड स्ट्रक्चर। ये क्या है? यह एक रिजिड स्ट्रक्चर है, इसलिए ऐसा होता है। इतनी बात सभी लोग समझ गए? अब यहां पर अगर हम देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है टर्गर प्रेशर में और वॉल प्रेशर में, इनमें सब में एक रिलेशनशिप होता है। उस रिलेशनशिप को हम एक फार्मूले से व्यक्त करते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन जो आएंगे, जो सवाल पूछे जाएंगे वो फार्मूला बेस्ड होंगे, तो इन सभी का एप्लीकेशन हमको जानना चाहिए। तो एक एक्सप्रेशन यहां पर है, वो क्या है कि जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डीपीडी इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर होता है।
ये एक्सप्रेशन, इसका डेरिवेशन हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, एप्लीकेशन पूछेंगे इसका। तो कह रहे हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ये एक रिलेशनशिप है, याद रखेंगे इसको। और ऐसी स्टेज में जब सेल फुल्ली टर्जिड हो, व्हेन द सेल इज फुल्ली टर्जिड, द टर्गर प्रेशर गेट्स इक्वल्स टू वॉल प्रेशर। ऐसी दशा में जो डीपीडी है, दिस बिकम्स इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आ जाएगा, क्योंकि टर्गर प्रेशर जो होगा वॉल प्रेशर के बराबर, सॉरी एक मिनट, टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर के बराबर है, तो ओपी माइनस वॉल प्रेशर लिख सकते हैं। यहां पर कब लिख सकते हैं? ड्यूरिंग फुल्ली टर्जिड स्टेट ऑफ द सेल। जिस समय सेल पूरी तरह टर्जिड है तो टर्गर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? वॉल प्रेशर। तो आप यहां पर डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस वॉल प्रेशर लिख सकते हैं। आप दूसरी कंडीशन जरा देखिए, अगर इस सेल को उठा करके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, इसका जस्ट रिवर्स पढ़ने चल रहे हैं, आप क्या करेंगे? अभी तक हमने सेल को किस में रखा है? पानी में, हाइपोटोनिक में। अब मीडियम यहां पर गाढ़ा कर दें बाहर वाला, मतलब कि सॉल्यूशन कैसा कर दें? हाइपरटोनिक कर दें, तो इसका जस्ट रिवर्स होगा। जो पानी अंदर आ रहा था, अब वो पानी क्या होगा? अब बाहर आएगा। लिख लिया सभी ने? अब इसको कंडीशन रिवर्स करिए। अब सेल शेप हाइपोटोनिक हो जाएगा और बाहर कैसा हो जाएगा? मीडियम हाइपरटोनिक हो जाएगा। यहां वाटर नहीं लिया मैंने, डायरेक्शन एरो का चेंज हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्या, बाहर का जो मीडियम है हमने यहां पर हाइपरटोनिक कर दिया आउटर सॉल्यूशन को। यानी कि मान लो कि प्लांट सेल को आपने नमक के घोल में डाल दिया है, सॉल्ट सॉल्यूशन में, अंदर मीडियम कैसा है? हाइपो, और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो लूज हो जाएगी और पानी निकलकर क्या हो जाएगा? बाहर आएगा। यहां पर कौन सी घटना होगी? यहां पर घटना होगी एक्स ऑस्मोसिस, बिकॉज यू हैव पुट द प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आपने प्लांट सेल को कहां पर रखा है? आपने इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है। ऐसी कंडीशन में इस सेल से पानी निकलकर बाहर आएगा। इस घटना को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। दिस इवेंट इज नोन एज, तो क्या मेंशन करेंगे यहां पर? व्हेन द प्लांट सेल is put in the hypertonic solution. Hypertonic solution, water comes out of the cell by the X osmosis. इट इज नोन एज, इस घटना को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इट इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। हमने प्लांट सेल को उठाकर कहां रखा? हाइपरटोनिक में रखा। यानी कि बाहर का मीडियम कैसा है? हाइपरटोनिक, और सेल के अंदर का मीडियम कैसा है? हाइपोटोनिक है। ऐसी कंडीशन में पानी जो होगा वो यहां से निकलकर किधर जाएगा? ये बाहर जाएगा। इस घटना को हम क्या नाम देंगे? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ऐसी सेल को प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। इसके पहले सेल को क्या बोला था? टर्जिड सेल बोला था। अब क्या बोल रहे हैं? अब इसको प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोल रहे हैं। वहां पर हमने टर्गर प्रेशर अप्लाई किया था, तो यहां पर जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है उसमें टर्गर प्रेशर या तो कम होगा या जीरो हो जाएगा। यह इस पर डिपेंड करता है कि प्लाज्मोलाइसिस किस स्टेज में है।
इस पर डिपेंड करेगा। ये इस पर डिपेंड करेगा कि गुब्बारे में से हवा पूरी निकल गई है या थोड़ा थोड़ा लीकेज हुआ है। अगर थोड़ा थोड़ा लीकेज है तो मेम्ब्रेन पर कुछ तनाव रहेगा, और एकदम खत्म है तो चिपक जाएगा गुब्बारा। तो एक स्टेज होती है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस और दूसरा होता है एब्सोल्यूट प्लाज्मोलाइसिस। इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस का मतलब कि प्लाज्मोलाइसिस कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ा सा पानी बाहर गया तो सेल मेम्ब्रेन लूज हुई है लेकिन पूरी तरह लूज नहीं है, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस 100% या एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि कैसी है, बल्कि कम है, एवरेज है। तो इसको इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ड्यूरिंग इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस द टर्गर प्रेशर इज लो बट नॉट जीरो। लिख लो इस चीज को। ड्यूरिंग इंसिपिएंट, इन द स्टेज ऑफ in the stage of the incipient plasmolysis, the turgor pressure is low but not zero. The osmotic equilibrium में रीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता रहे हैं कि ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम की स्टेज आपको प्राप्त हो सकती है। हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज द स्टेज ऑफ ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम क्या चीज होता है, इसे हम डिफाइन करेंगे।